हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीटी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग हीट में बहुत सारी बातें कर चुके हैं और यहाँ हम जनरल साइंस एंड केमिस्ट्री में हम लोग आज एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ये सब बातें करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक करना चाहते हैं वो बहुत बेसिक सा है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे एटम के बारे में। जब हम एटम समझेंगे उसके बाद हम एटॉमिक रेडियाई समझेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज का टारगेट यही है। ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हम समझ लेते हैं, फिर हम अपना आगे की चीज़ें करेंगे। तो पहला हम एटम समझते हैं। तो एटम क्या होता है? तो एटम जो है बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो डाल्टन ने एटोमियो करके इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, और डेमोक्रेटिस ने ये वर्ड दिया था एटम। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास ऐसे शेल्स होती हैं या लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एटम का बेसिक डायग्राम है। और जब हम बात करेंगे तो ये है न्यूक्लियस और ये क्या है, के एल एम, ऐसी शेल्स हैं। ठीक है, तो जो एटम है, एटम किससे बना होता है? एटम फॉर्म ऑफ एटम इज फॉर्म्ड ऑफ, पहला क्या है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। दूसरा न्यूट्रॉन्स होते हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो एटम में बेसिकली चीज़ें क्या क्या होती हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बात करी उसमें ये सारी चीज़ें समझी थी। ठीक है, कुछ हद तक पीरियोडिक टेबल समझा था, सब कुछ समझा था। लेकिन अब जो आज हम बात करेंगे तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए तो फिर से हमने बता दिया। तो प्रोटॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द शेल्स। शेल्स और एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे एटम की। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी मैंने केवल बेसिक चीज़ बोली है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो अब प्रोटॉन कैसा होता है? इसमें पॉजिटिव चार्ज इसलिए शो कर दिया जाता है। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिवली चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, उदासीन होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, और पॉजिटिवली धनात्मक चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जब बात हो गई है एटम के बारे में, तो एटम के बारे में जो आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी जब हम ये एटम जो छोटा छोटा चीज़ें बता दी, ठीक है, तो उसमें बताने का मेन रीज़न ये है, जो हम अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज़ इन्हीं से रिलेटेड है। फिर जब हम बात करेंगे कि एटम, प्रोटॉन में कितना चार्ज है, कितना वेट है, न्यूट्रॉन में कितना चार्ज है, कितना वेट है, वो आगे की बातें हैं। अभी हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये शेल्स हैं जहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे इसके साइज की, ठीक है, साइज की या एटॉमिक रेडियस की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का जो है वो एटॉमिक रेडियस की। तो हम जब साइज करेंगे तो न्यूक्लियस से लेकर जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल क्या है? जिसमें वैलेंस वैलेंस शेल क्या है? जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने
समझी हुई हैं, कहीं ना कहीं पढ़ी है, अगर आपने 10th तक पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि पहले जो हमारी जो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में वो बताने से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर दें। तो हमने बता दिया एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जब हम रेडियस की बात करेंगे या साइज की बात करेंगे तो न्यूक्लियस से और लास्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे वैलेंस शेल होगा वहाँ मेज़र करते हैं। जब ऐसा कुछ मेज़र कर रहे होंगे तो उसको एटॉमिक रेडियाई कहेंगे। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियाई की बात है। ठीक है, जब हमें कोई इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हम इस वैलेंस शेल से निकालेंगे क्योंकि यही आउटर मोस्ट है। ऐसा नहीं है कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकाले नहीं जा सकते, लेकिन इस लेवल पे जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, निकाले जा सकते हैं, उसके लिए एनर्जीज अलग लगेंगी, और भी चीज़ें इन्वॉल्व करी जाएंगे। अब हमें कोई इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करना है तो हम वैलेंस शेल पे इंक्लूड करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम वैलेंस शेल पे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई इसलिए यूज़ किया गया सारे एटम्स के बारे, सारे एटम्स के साइज के बारे में, सारे एटम्स के रेडियस के बारे में, क्योंकि एटम जो है हम लोगों ने स्फेयर कंसिडर किया एज अ सॉलिड स्फेयर, जैसे होता है वैसा स्फेयर जो चारों तरफ स्फेयर की तरह फैला हुआ है। क्या है, प्रोटॉन जो है हमारा बीच में है और जो इलेक्ट्रॉन है क्लाउड की तरह, मतलब बादलों की तरह पूरा स्फेयर बना रहा है, उसमें चारों तरफ बिखरा हुआ है, तो एक स्फेयर जैसा फॉर्म हो रहा है। तो उस इसलिए इसको नाम एटॉमिक रेडियाई दिया गया। ठीक है, एज या और कुछ नहीं दिया गया। तो एटम का रेडियस की वैल्यू या उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो लिखना है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, और जब हम एटम के बारे में बताएंगे तो पूरी चीज़ें बताएंगे। अभी हम बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा। अब हम एटॉमिक रेडियाई लिखते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में जब बात करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, कहाँ का डिस्टेंस हो, न्यूक्लियस का हो, कहाँ से, हमारी आउटर मोस्ट शेल से। ठीक है, तो वो क्या है, एटॉमिक रेडियाई। ठीक, इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस की बात हो गई। इन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हम सारी जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे वो पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में ही करेंगे, क्योंकि हमारा यही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ एस है, यहाँ पी है, यहाँ डी है और यहाँ एफ है। इसी फॉर्म में बात कर रहे हैं हम सारी। तो जब हम इसी फॉर्म में सारी बात कर रहे हैं तो हम अब इस पे ही अप्लाई करेंगे एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो इन पीरियोडिक टेबल, अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं फर्स्ट, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या हो रहा होगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा होगा। मतलब हाइड्रोजन से इधर जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या हो रहा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा होगा। अगर हम अप से डाउन जाते हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं, तो हमारा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये हो गई बेसिक बातें। ठीक है, कि मतलब ऐसा होना चाहिए। अब एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन ये है कि जब हम 17th ग्रुप तक जाते हैं, 17th ग्रुप तक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो उसका साइज थोड़ा सा कम होता है। और जो 18th ग्रुप है वो इनर्ट गैसेस होती हैं, या 0 ग्रुप में नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस होती हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं, तो इनमें थोड़ा लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो उतने
अच्छे से पैक्ड नहीं होते हैं, मतलब पास पास नहीं होते, थोड़ा सा स्कैटर्ड वे में होते हैं या दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो लूजली पैक्ड होते हैं तो मीन्स उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा विथ रिस्पेक्ट टू 70। तो ये बात हम लिख लेते हैं। फिर हम एटॉमिक रेडियाई में एक और बात करेंगे कि साइज कैसे डिक्रीज करेगा, साइज कैसे इंक्रीज करेगा, जब यही एटम्स क्या बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। तो ये बात जो एक्सेप्शन वाली बात है वो हम लिख लेते हैं। आई होप ये लिख लिया होगा। तो अब हम एक्सेप्शन वाली बात लिख देते हैं, क्योंकि मुझे एक दो मैसेज आए हैं कि बहुत छोटा लिखा होता है और लिखने में समझने में दिक्कत होती है, तो आज से बड़ा ही लिखा जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ये हमने पीरियड के बेसिस पे बात करी थी और ये हमने ग्रुप के बेसिस पे बात करी थी। तो हम इसको लिख भी सकते हैं, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, इन पीरियड, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। तो ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात कहेंगे। तो एटॉमिक रेडियाई जो है, एज वी मूव फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन फर्स्ट ग्रुप से 16 ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा, साइज पहले तो डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा 17 टू 18 ग्रुप जाने पर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो 17 ग्रुप एलिमेंट है वो कोवेलेंट रेडियस फॉर्म करते हैं। कोवेलेंट रेडियस कौन फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं, जो एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग से बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, मतलब बॉन्ड मतलब जो क्या कहते हैं, अट्रैक्शन होता है, या अट्रैक्शन की वजह से दो लोग या दो एटम्स जब पास पास रहते हैं एक फोर्स की वजह से, तो वो कोवेलेंट रेडियस बना रहे होते हैं। जब एक ए जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और बी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, जब ऐसी बॉन्डिंग हो रही होगी तो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होगी और वहाँ पे कोवेलेंट रेडियस होगी उस एलिमेंट की। लेकिन 18th एलिमेंट क्या होता है, 18 ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वहाँ पे वंडर वॉल रेडियस होती है, जहाँ कोई रेडियस, जहाँ कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, जहाँ कोई भी तरह का फोर्स नहीं होता, वहाँ वंडर वॉल फोर्स होता है। कहाँ, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ये बात हुई कि वंडर वॉल रेडियस होगी कहाँ, जब इनर्ट गैसेस जैसी चीज़ें होंगी, इनर्ट गैस होंगी, नोबल गैसेस होंगी, तो वहाँ क्या होगा, एटम्स के बीच में वंडरवॉल रेडियस होगी, क्योंकि वो वंडरवॉल फोर्स से बॉन्डेड हैं एक दूसरे से। और ऐसी गैसेस है जो क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट में फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे हीलियम है He के स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, आर्गन है Ar के स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, क्रिप्टन है Kr के स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये लोग बॉन्ड जनरली नहीं बना रहे, जो बॉन्ड नहीं बना रहे बस पास पास हैं। जब पास पास हैं तो उनका कोई भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो रहा, कोई भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, कोई भी शेयरिंग नहीं हो रही है, तो वहाँ क्या हो रहा है, वंडरवॉल रेडियस बना रहे हैं। जो लोग वंडरवॉल बॉन्ड बना रहे हैं वही वंडरवॉल, जहाँ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द एटम्स, वहीं है वंडरवॉल रेडियस। तो ये लोग क्या थे, जो कोवेलेंट रेडियस बना रहे थे, वो कैसे थे, वो क्लोजली पैक्ड थे, ठीक है, क्लोजली पैक्ड थे, और उनके बीच में एक बॉन्ड था शेयरिंग की वजह से, ठीक है। तो उनका साइज डिक्रीज हो गया था। तो कोवेलेंट बॉन्ड है मींस क्लोजली पैक्ड बोल सकते हैं, या क्लोजली पैक्ड ही सही रहेगा, क्लोजली पैक्ड होंगे, पास पास होंगे, मींस जो साइज डिक्रीज है, साइज कम होगा, साइज लेस होगा। और यहाँ जो वंडरवॉल रेडियस बना रहे हैं तो ये लूजली पैक्ड होंगे, या पास दूर दूर होंगे और साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बात हो गई किसकी, हमारे ग्रुप 17 और 18 में जो रेडियस का खेल है वो, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस फर्स्ट से लेकर, ग्रुप फर्स्ट से लेकर हम लोग ऐसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल। जब हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल जा रहे हैं तो रेडियस डिक्रीज करेगी, कहाँ तक, ऑक्सीजन तक। 17 ग्रुप की सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होगी
सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगी। तो ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे हम फ्लोरीन भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट टाइम पे बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टेड रखेगा अपने की तरफ। जब फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टेड रख रहा है तो उसकी साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कम होगी 17th ग्रुप की। तो यहाँ पे फ्लोरीन और ग्रुप 17 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 17 ग्रुप से जैसे ही हम 18 ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज करता हुआ दिखेगा हमको। तो ये थी जो मेन बात थी, विथ वन एक्सेप्शन। तो पहले तो डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। अब जो हम बात करना चाहते हैं वो एटॉमिक रेडियाई किसके, आयंस की, ठीक है। तो जब हम आयंस की बात करते हैं तो आयंस क्या होते हैं, बस छोटा सा टॉपिक है आयंस। आयंस मतलब ऐसी चीज़ें, जब हम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, मतलब उसमें कमी आ गई है। पॉजिटिव का मतलब कुछ एडिशन नहीं हो रहा, बस उसमें कमी आ गई। नेगेटिव आयन जब बनेगा, जब हम उस एटम में कुछ जोड़ देंगे, ठीक है। तो आई होप ये लिख लिया होगा। अब ये आयन समझ लेते हैं, उसके बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी समझेंगे, ठीक है। तो ये जो आयन बनेगा, एटम से आयंस बनेंगे, तो एटम में कोई भी एटम है उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन। अगर मान लिया ये ए है तो ए में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ए नेगेटिव बन गया, ठीक है। और ए से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, माइनस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो ए पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे n+1 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ n-1 इलेक्ट्रॉन। जब ऐसी कंडीशन बन रही होगी, बस साइज के रिस्पेक्ट में ये बात करेंगे, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो जब हम ऐसी बात कर रहे होंगे कि एटम में n एटम है, उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो क्या हम कर रहे होंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे होंगे। जब ऐसा कुछ हो रहा होगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जो ए का साइज है उससे इसका साइज कम हो जाएगा, मतलब ए से A+ आने में साइज कम होगा, ठीक है। और जब हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, और उस नेगेटिव साइन में क्या हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा तो साइज इंक्रीज कर रहा होगा, साइज इंक्रीजेस, ठीक है। ठीक, जहाँ पॉजिटिव साइन आएगा उस पॉजिटिव साइन को हम क्या नाम दे देंगे, कैटायन, या धनायन, और इसको क्या नाम देंगे, एनायन या ऋणायन। तो ये है हमारी कैटायन और एनायन की कहानी। जैसा एटम था, अगर वैसा एटम है तो उसका साइज जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर उसी एटम हमने इलेक्ट्रॉन को एडिशन किया तो एनायन बनेगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। अगर उसी एटम से हमने उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो साइज घट जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, आउटर मोस्ट शेल है वो इधर कम करने पर कम हो जाएंगे और बढ़ाने पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात थी एक जो हमने यहाँ कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसको आप अपनी भाषा में लिखिए, क्योंकि इसमें ऐसे सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर पूछा गया है तो फिर आप कर सकते हैं दिमाग लगा के, ठीक है। अगर पूछा गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस में किसका साइज बड़ा है, या ऑक्सीजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस में किसका साइज बड़ा है, अगर एग्जाम्पल ले लिया गया, साइज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज में अरेंज करेंगे तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऑक्सीजन
ऑक्सीजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस है, तो साइज में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे? तो फिर हम ये ऊपर वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो दिमाग लगाएंगे और हम फिर बात करेंगे कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। समझेंगे कि अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो साइज बढ़ जाएगा, और अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, तो साइज डिक्रीज होगा। तो ओ नेगेटिव का साइज ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ एंड ओ प्लस। तो ओ प्लस का कम साइज होगा, ओ माइनस का ज़्यादा साइन होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है और ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की। देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में करने से केवल आपके दिमाग पे बर्डन पड़ेगा, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप धीरे धीरे चीज़ें कवर करते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विथ रिस्पेक्ट टू कि हम बहुत सारी चीज़ें एक ही दिन में खा लें, उससे अच्छा है हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और सारी चीज़ें करते चलें। ठीक है, तो अब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। आई थिंक ये लिख लिया होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एटम से अगर हम उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो कम से कम कितनी एनर्जी हमको नीड होगी, वो एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कह देंगे। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा वो आउटर मोस्ट शेल से निकल रहा होगा और वो सबसे ज़्यादा लूजली पैक्ड होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन और शेल, आउटर मोस्ट शेल बहुत पास है किसी एटम के तो वो निकालना उतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने पास पकड़ के अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा। ऑक्सीजन अपने पास फ्लोरीन से थोड़ा कम लेकिन बाकी एलिमेंट से बहुत से ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स देयर सेंटर अट्रैक्ट करके रखेगा। लेकिन अगर इसकी जगह हमने कार्बन की बात करी या और किसी हाइड्रोजन की बात करी तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं और इनको एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने की। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, लिख लेते हैं जो बात कही है वो लिख लेते हैं और पीरियोडिक टेबल में किस रिस्पेक्ट में वो कही जाएंगी या समझी जाएंगी वो भी लिखेंगे। तो जब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम विच इज़ लूजली पैक्ड। मतलब जो लूजली पैक्ड हो वैलेंस शेल में किसके, एटम के, उसको निकालना इजी है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई हमको उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब एटम के शेल में, एटम के जो एटम है उसके शेल में, आउटर मोस्ट शेल से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम, वही क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे। और आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। जो भी हमने साइज़ की बात करी पीरियोडिक टेबल में, उस साइज़ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे आयनाइजेशन एनर्जी की। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है साइज़ ऑफ एटम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो मतलब एटम का साइज़ घट रहा है। ठीक है, और अगर एटम का साइज बढ़ रहा है तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। ठीक है, तो हमने पीरियड में जो बात करी थी, क्या बात करी थी कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, हम अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो फिर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर हम ग्रुप में अप से डाउन आते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज करता है, तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये लिख लीजिए, उसके बाद हम ये 2 लाइनें में भी लिखवा देते हैं। तो आई थिंक आज की क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके इंस्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए। अब हम वो बात भी लिख देते हैं।
तो जो ये रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज में, वो हमको याद रखना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम on going left to right in periodic table, ionization energy increases, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और जो जो एक्सेप्शन साइज ऑफ एटम पे अप्लाई हो रहे हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। 17 से 18 ग्रुप पे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी घट जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा सोच रहे हो अगर, तो क्या है कि पहली बात ये, क्योंकि वो इनर्ट गैसेस हैं, उनके बहुत ही स्टेबल हैं, तो वहाँ पे तो आयनाइजेशन एनर्जी एक्सट्रीमली इंक्रीज ही कर जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 18 ग्रुप में इंक्रीज है। 17 ग्रुप में जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, वो बहुत कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू 18 ग्रुप, ठीक है। 17 ग्रुप में बहुत कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन 16 ग्रुप से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो वो बात ध्यान में रखनी है। फिर ऑन गोइंग, क्योंकि इनर्ट गैस पे जैसे ही कोई बात आएगी, जैसे इनर्ट गैस पे बात आएगी, वो बहुत स्टेबल है। नोबल गैसेस बहुत स्टेबल हैं तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो मतलब ये पूरे पीरियड में यही पूरा अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रुप में। जब हाई हो जाएगी तो फिर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, हमको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी चाहिए पड़ेगी, और हमको क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, अगर हम पीरियोडिक टेबल में अप से डाउन आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जा रहे हैं, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगता है उससे भी इलेक्ट्रॉन दूर हो जा रहा है। और अगर दूर हो रहा है तो हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, या फिर जो बाहरी शेल है, सबसे आउटर मोस्ट शेल है, वो न्यूक्लियस से दूर चली जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा। और जब उस इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा तो हम इजीली उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं फ्रॉम द एटम। तो ये थी आज की कहानी एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक के साथ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हम जो जनरल फिज़िक्स की जो क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं, जो लोग 11th-12th में इंटरेस्टेड हैं वो भी बात कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं हमारे वीडियोस। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनी हुई है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आई थिंक आपको जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, नहीं अच्छी लग रही हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, कुछ वीडियोस में ऐसा है कि मैंने सारे कनेक्ट कर रखे हैं, नीट, जेई और टीजीटी पीजीटी लेवल कनेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं कहीं सिलेबस से एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाए, तो वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि मैंने सारे चीज़ें एक ही टॉपिक के अंदर करनी है, ठीक है। तो अगर नीट में या जेई में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वो भी हमने इसलिए कराई है क्योंकि टीजीटी पीजीटी में भी वो आ रही है कहीं ना कहीं, इसलिए तो मैंने एनसीईआरटी बेस का है, जो भी एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। जो न्यू वाली है उसमें तो काफ़ी चीज़ें हटा दी गई पुरानी वाली एनसीईआरटी में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है, 1 से 2 नंबर में पूछा जा रहा है। तो जहाँ नहीं है आप वो वीडियोज़ इग्नोर करिए, जहाँ है वो जो जो आपका सिलेबस है आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, और जिस दिन पॉसिबल होगा हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देंगे कि हाँ ये नीट के लिए, ये जेई के लिए। जब कभी याद आता है तो हम ज़रूर बताते हैं कि हाँ ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये उसके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।